नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी पर। मैं हूं नीलू व्यास। तालिबान के प्रवक्ताओं ने ये कहा है कि महिलाएं कैबिनेट में मंत्री नहीं बन सकती, वो बच्चे पैदा करने के लिए बनी हुई हैं। और दूसरी अगर मैं आपको एक खबर बताऊं तो उसमें किस तरीके से जो 53 बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो हिंदुत्व के ध्वस्तीकरण पर एक कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन दक्षिणपंथियों की कोशिश ये रही है कि उसमें जो प्रतिभागी थे उन्हें मारने की धमकी दी जाए, उन्हें ईमेल्स भेजे जाएं और पूरी कोशिश ये थी कि ये कॉन्फ्रेंस ना हो सके। कहाँ का आलम है ये, कैसा लोकतंत्र है और कहाँ पर हमारा समाज जा रहा है। तो इन दोनों खबरों के अलावा भी हमारे पास आज काफ़ी सारी खबरें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, जहां पर हम दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। तालिबान बोले महिलाएं मंत्री नहीं बन सकती, वे बच्चे पैदा करेंगी। अमेरिका में हिंदू राष्ट्रवाद पर सम्मेलन, प्रतिभागियों को मिले डेथ थ्रेट्स। कांग्रेस पर पवार बोले ऐसा जमींदार जो हवेली नहीं संभाल सकता। मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काटा, कहा माफिया को टिकट नहीं। और भड़काऊ भाषण के मामले में ओवैसी पर केस, पीएम पर भी की थी व्यक्तिगत टिप्पणी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और ये खबर ऐसी है कि वो तालिबान को अब और भी बेनकाब करता जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तालिबान का अवतार बदल गया है तो ये वही तालिबान है जो अपने पुराने स्वरूप में नजर आ रहा है। तालिबान के जो प्रवक्ता हैं सैयद जकरुल्लाह हाशमी, उन्होंने टोलो न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बातें कही कि महिला मंत्री नहीं हो सकती, और अगर महिलाओं को आप मंत्री बनाएंगे तो उनके गले में आप एक ऐसी चीज बांध देंगे जो उन्हें स्वीकार नहीं है और वो उनको पसंद नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि महिलाओं के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, उन्हें बच्चों को जन्म देना चाहिए। और साथ में ये कहा कि महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अब आपको बता दें कि जो इंटरव्यू ले रहा था जो शख्स, उसने पूछा कि महिलाएं देश का आधा हिस्सा होती हैं, तो उसके जवाब में सैयद जकरुल्लाह हाशमी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम उन्हें आधा नहीं मानते, किस तरह का आधा, आधे की परिभाषा ये गलत है। और फिर उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में मीडिया ने अमेरिका और अफगानिस्तान में उसकी जो कठपुतली सरकार थी और उसके बारे में जो भी खबरें आई हैं उसमें यही खबरें आई हैं कि जो महिलाएं थीं वो वेश्यावृत्ति करती थीं और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और साथ में हाशमी ने यह भी कहा कि जो प्रदर्शनकारी महिला हैं वो सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती और महिलाएं वो महिलाएं हैं जो कि अफगानियों को जन्म देती हैं और उन्हें इस्लामिक नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। तो ये जो महानुभव हैं तालिबान के प्रवक्ता सैयद जकरुल्लाह हाशमी, उन्होंने बिल्कुल जो तालिबान की जो असली मंशा है वो लोगों के सामने रखी है कि देखिए हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, महिलाएं कैबिनेट में नहीं होंगी। महिलाओं के का स्थान कहां पर है, वो बच्चे देने के लिए बनी हुई हैं, जन्म देने के लिए बनी हुई हैं। तो ये जो तालिबान ने शुरू में कहा था कि देखिए महिलाएं एक समावेशी सरकार का हिस्सा होंगी, उन्हें अधिकार मिलेंगे और जो इस्लामिक फ्रेमवर्क की बात की जा रही थी, तो वो धीरे धीरे ये मंशा बिल्कुल साफ हो गई है कि तालिबान के नज़र में महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती हैं, वो राजनीति नहीं कर सकती, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकती। तो आप सोच सकते हैं कि ये तालिबान कैसे सरकार चलाएंगे जब देश का जो आधी जनसंख्या है, जो आधी जनसंख्या महिलाओं की है, अगर उनको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाएगा तो अफगानिस्तान का जो विकास है वो कैसे होगा बिना महिलाओं के। और क्या होगा उन महिलाओं का जो कि पिछले 20 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। तो सीधी सी बात है कि तालिबान की जो मंशा है वो महिलाओं को दबाने की, लेकिन जो आज के पीढ़ी की जो आधुनिक महिलाएं हैं जो कि सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो उनके बीच ऐसा लग रहा है कि अब एक लगातार ये तकरार बनी रहेगी, एक बड़ा रेजिस्टेंस मूवमेंट महिला बनाम तालिबान ये चलता रहेगा। अब इस पर जीत अंत में जाकर किसकी होती है, लेकिन महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है और ऐसा लगता है कि महिलाओं के जीवन की एक लंबी लड़ाई की शुरुआत अब अफगानिस्तान में हो गई है, क्योंकि तालिबान महिलाओं को कुछ भी नहीं समझता। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ।
अब बात करते हैं हमारी दूसरी खबर की। लगभग 53 अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज थी, जैसे कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, बर्कले, शिकागो, और ये वो यूनिवर्सिटीज थी जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में हिंदुत्व के ध्वस्तीकरण को एनालाइज करने वाली थी। ये कॉन्फ्रेंस 10 सितंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन गार्डियन में छपी एक खबर के मुताबिक ये पता चल रहा है कि इसमें जो भाग ले रहे लोग थे उनको मारने की धमकी दी गई थी, उनको धमकी भरे ईमेल्स भेजे गए थे, उनके परिवार वालों की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर डाली गई थी और कहा था कि देखिए हम आपको बेरहमी से मार डालेंगे। तो इस तरीके का एक नफरत भरा कैंपेन चलाया गया दक्षिण पंथियों की तरफ से, और ये दक्षिण पंथी भारत के थे और अमेरिका के। नाम जिन दो ग्रुप्स का आ रहा है इसमें वो है हिंदू जनजागृति समिति। उसने एक चिट्ठी भी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को कि देखिए इस तरीके का एक कैंपेन चल रहा है जहां पर हिंदुत्व के बारे में अनाप शनाप बातें कही जा रही हैं और इसे तालिबान द्वारा ऐसा लगता है कि इसको समर्थन मिला है, तो इसको लेकर कुछ करना चाहिए। और दूसरी जो एक संस्था जिसका नाम आ रहा है वो है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन एंड कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब आपको बता दें कि जो आरएसएस की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ, तो उन्होंने भी इन सारी यूनिवर्सिटीज को पीछे हटने के लिए कहा था कि देखिए आप इस तरीके की कॉन्फ्रेंस मत कराइए। और आपको ये बता दें कि जो ये इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो 20 मिलियन मुसलमान जो इस देश में रहते हैं और उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये कैसा है हिंदुत्व का फिनोमेना जो कि इतना भेदभाव करता है, और इस पे सारे स्कॉलर्स मिलकर इसको लेकर इस पर गहन मंथन करने वाले थे। 10 सितंबर से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही थी। कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हुई है और इसमें भारत के भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, लेकिन कुछ लोगों ने जिनकी बातें उजागर हुई हैं उन्होंने कुछ इंटरव्यूज में अपने गार्डियन को कहा भी है, तो ये पता चल रहा है कि सारी यूनिवर्सिटीज पर बहुत दबाव था कि वो इस कॉन्फ्रेंस से पीछे हट जाएं। एक बड़ा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इसके पीछे चलाया गया और ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो भागीदार थे, जो प्रतिभागी थे, वो पीछे हट गए, उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। और उन्होंने ये सोचकर पीछे हटने का उन्होंने फैसला लिया कि उन्होंने सोचा कि अगर हम भारत जाएंगे तो हो सकता है कि हमको भारत की धरती पर लैंड करते ही हमें या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर हमें भारत जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इस डर से वो पीछे हट गए। एक एग्जाम्पल है मीना कंडासामी का, जो कि हिस्सा लेने वाली थी, और उसमें उन्होंने बताया कि उनके बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई थी, उसको ऑनलाइन पोस्ट किया गया और ये कहा गया कि आपके बेटे को बेरहमी से मार दिया जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो एकेडमिशियंस थे उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की। और किस हद तक ये एक हेट कैंपेन चलाया गया, आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि 10 लाख ईमेल्स जितने भी यूनिवर्सिटीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्रोवोस्ट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको भेजे गए हैं। और ड्रू यूनिवर्सिटी का मैं आपको एग्जांपल बता रही हूं कि 30,000 ईमेल्स उन्होंने रिसीव किए 1 मिनट में, और इतने सारे जब ईमेल्स 1 मिनट के अंदर आए तो उनका सर्वर भी क्रैश कर गया। रोहित चोपड़ा जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि एक हद होती है नफरत भरे कैंपेन की, लेकिन इस नफरत भरे कैंपेन ने सारी हदें पार कर ली हैं, क्योंकि इन दक्षिणपंथियों को लग रहा था कि कैसे आप हिंदुत्व के बारे में उल्टी सीधी चीजें डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कितना बड़ा कैंपेन चलाया, एकेडमिशियंस को लिखा कि वो पीछे हटे, धमकी भरे खत लिखे गए, डेथ थ्रेट्स दिए गए। तो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन चलाकर और एकेडमिक फ्रीडम को यहां पर दबाने की कोशिश की गई है। तो आप सोच सकते हैं कि जो दक्षिणपंथी हैं वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से जो एक फैसिस्ट मेजॉरिटेरियन एक जो एजेंडा है सरकार का वो चलाने में कामयाब हो रही हैं ऐसी संस्थाएं। जब हम फ्रिंज एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आज ये फ्रिंज एलिमेंट्स उनको कितना बल मिला हुआ है, और जो बाहर रहने वाले जो ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको भी बल मिला है, क्योंकि भारत में जिस तरीके की राजनीति हो रही है मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की, जिसकी वजह से मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और हिंदूज ऐसा लग रहा है हावी
होने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आरएसएस के लोगों ने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो इस हिंदू राष्ट्र की परिभाषा के चलते जब इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो देखिए किस तरीके से फ्रिंज एलिमेंट्स हावी होते हैं, और इससे नुकसान किसका होता है? नुकसान हो रहा है एकेडमिक फ्रीडम का, कि आप एक सौहार्दपूर्ण माहौल में स्वतंत्रता से आप कोई भी डिस्कशन किसी चीज के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी के लोग आप पर हावी हो जाएंगे, आपको मार डालेंगे, या फिर आपके बारे में उल्टा सीधा लिखेंगे, या फिर आपके परिवार वालों को किडनैप कर देंगे। तो ये कैसा एकेडमिक फ्रीडम है? क्या आप इसी को एकेडमिक फ्रीडम कहते हैं? और दूसरी जो बात है कि जो जिस तरीके की आइडियोलॉजी एकेडमिक फील्ड में इतनी हावी हो रही है, तो कैसे बढ़ेंगे समाज में इस तरीके के डिस्कशंस जहां पर आप खुलकर किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बोल सके? क्योंकि अगर आप नहीं बोल पाएंगे, और अगर बोलेंगे तो आपको मारा जाएगा या आपको दबाया जाएगा, और अगर आप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो फिर आप एक तरीके से उन आइडियोलॉजी से मेल खाने वाले लोगों के साथ आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन इस समय समाज में है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आज इसमें भारत की कितनी हंसी हो रही है, और भारत के बारे में लोग किस तरीके से भारत को इस समय देख रहे हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, ग्लोबल फिनोमेना हो गया है जहां पर राइट विंगर्स इतने ज्यादा एम्बोल्डेंड हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये हिंदुत्व के बारे में डिसमेंटलिंग द ग्लोबल हिंदुत्व इसका टाइटल था इस पूरी कॉन्फ्रेंस का, और अगर इसको लेकर पीछे हटने की बात आ रही है, पार्टिसिपेंट्स के लिए डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, तो इसमें भारत की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स को भारत की छवि से तो मतलब नहीं है। उनका मतलब ये सिर्फ है कि जो उनका एजेंडा है, जो उनका हिंदुत्व एजेंडा है, अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो वो कोई भी चीज करने को तैयार है, ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। देखिए उन्होंने गृह मंत्री तक को लिख डाला है। अब इस पर गृह मंत्री की क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन एक बहुत ही घिनौना नफरत भरा कैंपेन जो कि एकेडमिक वर्ल्ड में अब देखने को मिल रहा है, वो वाकई में समाज को एक बार फिर से बहुत ही अजीब तरीके से विभाजित करता है कि आप या तो हिंदुत्व के साथ हैं या आप नहीं हैं। अगर आप हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे तो इन स्कॉलर्स ने यह भी कहा है कि अगर आप हिंदू हेटर हैं तो फिर आपको टेररिस्ट की उपाधि दी जाएगी, आपको एंटी इंडियन बताया जाएगा। तो इस सारे तरीके के जो ईमेल्स आए हैं, एक ईमेल में तो ये तक लिखा गया, किसी ने बोला कि अगर ये इवेंट होता है तो आपको ओसामा बिन लादेन की उपाधि दे दी जाएगी। तो आप ये समझिए कि किस लेवल तक नफरत भरा कैंपेन चल रहा है, और वो भी एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, कि कितने सक्रिय हैं ये एलिमेंट्स, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कि उनको जैसे ही पता चला कि एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हिंदुत्व को लेकर डिस्कशन करेगी, तो उनको डर लग गया और कहीं ऐसा ना हो कि हिंदूज के खिलाफ कुछ बोला जाए। और उनको ये मौका मिल गया अपने हिंदू मेजॉरिटेरियन एजेंडा को आगे बढ़ाने का। लेकिन साथ में क्या बढ़ रहा है? मेजॉरिटेरियन एजेंडा के साथ साथ बढ़ रही है समाज में विभाजन शक्तियां, विभाजित करने वाली शक्तियां। समाज में बढ़ रहा है नफरत, और किस तरीके से लोग पोलराइज हो रहे हैं और लोग डर रहे हैं एकेडमिक डिस्कशंस में हिस्सा लेने के लिए, जो कि समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी एनसीपी चीफ शरद पवार से जुड़ी हुई है, जिन्होंने आज कांग्रेस पर चुटकी ली। वो इंडिया टुडे के एक मराठी डिजिटल मंच मुंबई तक में उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में ये कहा कि कांग्रेस पर इनफैक्ट कटाक्ष किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उनके साथी का अब देश में दबदबा अब खत्म हो गया है। यानी कि जो महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी सरकार है, उनमें एक सहयोगी है कांग्रेस, और अब उसका दबदबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और कांग्रेस को इस सच्चाई को स्वीकार लेना चाहिए। और अगर इस सच्चाई को वो नहीं स्वीकारती तो फिर जो बाकी जो विपक्षी दल हैं उनसे वो करीब नहीं आ पाएगी। और उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब कांग्रेस का दबदबा कश्मीर से कन्याकुमारी तक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और कांग्रेस को इस चीज को मान लेना चाहिए। यानी कि वो राजनीतिक हकीकत कांग्रेस नहीं मान रही है, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए ये बात कांग्रेस के लिए कही।
और उन्होंने साथ में कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में भी बोला कि जब भी उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व की बात की है तो कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को आगे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बात चली थी जिस समय कि ये कहा गया कि 2024 में जो विपक्षी चेहरा है वो ममता बनर्जी को बनाया जाए, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी उनका चेहरा है। यानी कि नेतृत्व को लेकर अभी भी कांग्रेस राहुल गांधी से आगे नहीं सोच पाती, शरद पवार का ऐसा कहना है। एक तरीके से शरद पवार ने कांग्रेस को जगाने की कोशिश की है कि अपनी राजनीतिक वास्तविकता को समझ ले, और साथ में उन्होंने कहानी सुना डाली, और वो कहानी है एक जमींदार की जिसके पास बहुत सारी एक समय में जमीन होती थी, लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट की वजह से उसके पास जो कई 100 करोड़ जो एकड़ जमीन थी वो अब सिमट कर 15 से 20 एकड़ ही रह गई। जो उसके हरे भरे खेत थे, उसकी जो पूरी एक हवेली थी, वो हवेली खड़ी तो थी लेकिन उसकी रखरखाव के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो इसी का उदाहरण उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि इस जमींदार का पूरा उन्होंने किस्सा सुना दिया, और उन्होंने कहा कि जो बंजर गांव जो एक दिखता है, कुछ उसी तरीके से उन्होंने कांग्रेस की तुलना कर डाली। और उन्होंने कहा कि ये तो वही है जो अहंकारी जो हवेली वाला था, जो कि अपनी हवेली की रखरखाव नहीं कर सकता था, और उसकी जो बंजर ज़मीन थी वो ज़मीन बंजर हो गई, और हवेली रही लेकिन वो हवेली का रखरखाव नहीं कर पाया। तो कांग्रेस की जो तुलना है वो जमींदार से की गई कि उसके पास हवेली है लेकिन रखरखाव के लिए साधन नहीं है। तो एक पूरा कटाक्ष कांग्रेस के ऊपर है कि वो अपनी अंदरूनी कलह को, नेतृत्व को कांग्रेस बिल्कुल भी डील नहीं कर पा रहा है, और इसको लेकर शरद पवार ने जगाने का कांग्रेस को काम किया है। अब आपको बता दें कि जेडीयू के जो नेता हैं केसी त्यागी, वो पीछे बोलने से कैसे हटे, कैसे ना बोले, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हवेली तो दूर है, झोपड़ी भी कांग्रेस के पास नहीं बची है। तो अभी कांग्रेस की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि समय समय पर अलग अलग खबरें आती रही हैं कि यूपीए के चेयरपर्सन कौन बनेंगे, शरद पवार का उसमें नाम आया। फिर उसके बाद प्रशांत किशोर के साथ शरद पवार की मीटिंग हुई। शरद पवार ने खुद ही कहा कि जो थर्ड फ्रंट है वो बिना कांग्रेस के पॉसिबल नहीं है, लेकिन थर्ड फ्रंट में कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और उसके बिना कोई भी फ्रंट नहीं बन सकता है, तो एक तरीके से कांग्रेस को झकझोरने का काम शरद पवार कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो कांग्रेस को सोचना है कि वो गहन मंथन कब करेगा। ये हर चुनाव की हार के बाद ये बात उठती है। पहले कपिल सिब्बल, फिर G23 का जो पूरा ग्रुप था उसने कांग्रेस को जगाने की कोशिश की। तमाम नेताओं ने बोला कि कांग्रेस में अब गहन मंथन का टाइम चला गया है और बहुत लेट हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस जगती क्यों नहीं है? कांग्रेस अपनी वास्तविकताओं को समझती क्यों नहीं है? और अगर समझती है तो फिर उनका हल क्यों नहीं कांग्रेस कर पा रही है? क्या गांधी परिवार उसका कारण है कि उनकी मंशा है कि अपने आप को रेलेवेंट रखना, राजनीति में बने रहना? तो क्या गांधी परिवार ही इस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है? ये इस पर आप सोचिएगा, विचारिएगा। लेकिन एक तरीके से शरद पवार कांग्रेस को एक तरफ वो ये कहते हैं कि उसके बिना कोई फ्रंट पॉसिबल नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को झकझोरने का काम भी शरद पवार कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस जगेगी? क्या वाकई कांग्रेस अपनी नींद से जगेगी और इस वास्तविक हकीकत को मानेगी कि अब कम से कम जगने का समय आ गया है, और अब नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे, जब तमाम इश्यूज उनके पास हैं लोगों के बीच, जनता के बीच जाने के लिए? और अगर अभी भी कांग्रेस नहीं जगी तो शायद कांग्रेस कभी भी नहीं जग पाएगी। और इन्हीं बातों को इशारों में शरद पवार ने कहने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि उस चिकने घड़े की तरह है कि घड़े के ऊपर से पानी निकल जाता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कांग्रेस सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस को ऑटोमेटिकली सत्ता हाथ में मिल जाएगी? ये सारे सोचने वाले विचार हैं, और कांग्रेस इस पर कब जगेगी, सबसे बड़ा सवाल वही है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं यूपी के चुनाव की, जहां पर चुनाव को लेकर बिगुल भी बजा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने, और उसमें से मायावती भी एक ऐसी लीडर हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन किया, प्रबुद्ध सम्मेलन बुलाए, और आज उन्होंने एक और ऐलान कर डाला। उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा या बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा, और मुख्तार अंसारी जो कि विधायक हैं बीएसपी के, उनका टिकट कट गया। वो
जो आजमगढ़ मंडल का जो मऊ विधानसभा सीट है वहां से उन्होंने मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया है, बल्कि जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभार, उनको टिकट दिया गया है। अब आपको बता दें कि साथ में मायावती ने अपने पार्टी के प्रभारियों से अपील की है कि अब समय आ गया है कि ध्यान रखें कि आप किन लोगों को चुनेंगे, माफियाओं और बाहुबलियों को टिकट न दें, क्योंकि अगर बीएसपी वापस सत्ता में आती है तब फिर आपको बहुत सोचने या विचारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। और बीएसपी ने संकल्प क्या लिया है कि कानून द्वारा कानून का राज, और उन्होंने कहा है कि देखिए हम यूपी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी की तस्वीर बहुत ज्यादा खराब है और हमारे संकल्प से मैं ये चाहती हूं कि सिर्फ देश या राज्य में नहीं बल्कि बच्चा बच्चा इस बात को कहे कि देखिए बहन जी की सरकार ऐसी है। तो इन सारी चीजों पर बीएसपी का ऐसा लग रहा है कि बहुत गहन मंथन चल रहा है और उन्होंने आज एक सिग्नल तो दे दिया है उन तमाम पार्टीज को जो कि क्रिमिनल और हिस्ट्री शीटर्स को टिकट देते थे। तो एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे पास क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटर्स की, माफियाओं की हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वही बीएसपी थी जिसने कि मुख्तार अंसारी और उनके भाई को इसके पहले पूरे स्वागत के साथ पार्टी में बुलाया था। अब आपको बता दें कि अभी हाल में मायावती की अगर हम बात करें तो 2017 में मायावती ने मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड की उपाधि दी थी और कहा था कि देखिए ये तो गरीबों के मसीहा हैं। उसके बाद जो उनके दोनों भाई हैं उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, कौमी एकता दल। उसके बाद 2017 के पहले फिर से मायावती ने उनको वापस वेलकम किया, मुख्तार अंसारी को और अफजल अंसारी को और सिकबतुल्ला अंसारी को। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ कि जो सिकबतुल्ला अंसारी हैं उन्होंने अखिलेश की पार्टी ज्वाइन कर ली। तो क्या ये वजह है जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी का टिकट कट गया? क्योंकि शायद मायावती को ये बात पसंद नहीं आई। तो ये सारे बड़े सवाल हैं और एक वजह यह भी है कि बीएसपी अभी ये मानी जाती है कि वो बीजेपी के करीब आ रही है। और बीजेपी का अगर आप एजेंडा देखें तो बीजेपी ने हमेशा मुख्तार अंसारी का विरोध किया है और समय समय पर ये कहती आई है कि देखिए उनकी जो रखरखाव है वो कितना महंगा है। और बीजेपी बार बार ये बताने की कोशिश करती है कि देखिए हम क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी के करीब आ रही है तो वो मुख्तार अंसारी से उसको अपना नाता तोड़ना पड़ेगा। तो कई मैसेजेस, कई संदेश यहाँ पर मायावती ने देने की कोशिश किया है और पार्टीज को कि देखिए हमारे पार्टी में क्लीन लोगों की जगह है, क्रिमिनल्स की जगह नहीं है। दूसरा, उन्होंने कैसी सरकार होनी चाहिए उसका एक रोड मैप देने की कोशिश की है और साथ में उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया है कि उनको ये बात पसंद नहीं आई कि सिकबतुल्ला अंसारी ने एसपी को ज्वाइन कर लिया है। तो जो पूरा एक जो मिक्स्ड मैसेज मायावती ने दिया है कि वो बीजेपी के शायद करीब आ सकती हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। और ये तमाम सिग्नलों के बीच अब मायावती अपनी राह पर चल पड़ी हैं और उनका जो संकल्प है, जैसा मैंने आपको कहा कि कानून द्वारा कानून का राज। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से मायावती इस पूरे इस कैंपेन को लेकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन वाकई में कहीं ना कहीं मायावती के मन में भी कुछ न कुछ सुगबुगाहट जरूर है, वरना क्या कारण था कि जिस मुख्तार अंसारी को उन्होंने पार्टी में बुलाया था, फिर निकाला, फिर बुलाया, तो अचानक से क्या हो गया? तो ये आना जाना मुख्तार अंसारी का बीएसपी से हमेशा लगा रहा है। लेकिन इस बार क्या बड़ा कारण बीजेपी है? इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी हमारी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है और बात करेंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है क्योंकि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी भी की थी और उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का और एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट के तहत भी उनके साथ उसका भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 50 लोगों से ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन उनकी बाराबंकी की जो रैली थी वहाँ बहुत सारी भीड़ उमड़ गई थी और ये कहा गया कि उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया है। लेकिन आपको बता दें कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा। ओवैसी ने ये कहा कि पिछले 7 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है,
ट्रिपल तलाक की जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बार बार बीजेपी ये कहती है कि देखिए जो मुसलमान महिलाएं हैं उनकी क्या हालत है, और इसी बात को बोलते बोलते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी पर टिप्पणी कर डाली। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मेरी भाभी गुजरात में अकेले रहती हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक मस्जिद का जिक्र किया जो कि राम सनेही घाट तहसील में जो मस्जिद है। उन्होंने कहा कि देखिए मोदी जी के कार्यकाल में मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं। मोहम्मद अखलाक का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बॉम्ब लिंचिंग बढ़ गई है मुसलमानों और दलितों के खिलाफ। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए इस मस्जिद को गिरा दिया गया जिस मस्जिद को संवार कर हमें रखना चाहिए था। तो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट्स को उन्होंने इवोक करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी ओवैसी ने की, शायद उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हिंदू मुसलमान को लेकर तो हर चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरीके की बातें कही हैं, लेकिन इस बार जो एफआईआर उन पर दर्ज हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी को लेकर जो उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है वो शायद उन पर महंगी पड़ गई, क्योंकि ये एक दुखती रग है और इसको लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। कोई नेता इसके बारे में बात नहीं करता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में बात नहीं करते। और फिर यहाँ तो असदुद्दीन ओवैसी ने हर हद को पार कर दिया। एक पब्लिक रैली में उन्होंने ये बातें ऐसी कह दी जो कि बीजेपी के हृदय पर जाकर सीधा लग गई। तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती? तो 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर लिख सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीरू317। आप देखते रहिएगा, सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।